अब डिस्कस करने लगे हम एडवर्स इफेक्ट जो कि हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि मुंह के ज़रिए ली जाती हैं, क्योंकि ओरल लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुंह के ज़रिए ली जाती हैं और क्या करती हैं, वो खून में शुगर को लो कर सकती हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास लिखा हुआ है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लिनाइड और सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। हमारे पास ये ग्लिनाइड और सल्फोनाइल यूरिया ये दोनों बेसिकली ड्रग्स की क्लासेस हैं और दोनों किसके अंडर आती हैं, ये दोनों आती हैं इंसुलिन सिक्रीटागोगोस के अंदर। इंसुलिन सिक्रीटागोगोस का मतलब क्या है, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि क्या करती हैं, बीटा सेल को, पैनक्रियास के बीटा सेल को मजबूर करती है कि क्या करें, इंसुलिन निकाले, ठीक है। अब ये दवाइयाँ जो होती हैं ग्लिनाइड सल्फोनाइल यूरियास दोनों क्या होती हैं, ये ग्लूकोज इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि खून में शुगर कम है या ज़्यादा है इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम क्या है कि इंसुलिन निकालना है, बीटा सेल से क्या हर वक्त इंसुलिन निकलवाते रहना, और वो इंसुलिन अगर ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा निकल गई और खून में शुगर कम है, ठीक है, क्योंकि ये तो इंसुलिन से निकलवा रहा है, ठीक है, और खून में शुगर कम है क्योंकि आपको खाना खाया काफ़ी टाइम हो चुका है और खून में शुगर की एक अमाउंट हम बोल सकते हैं, एक एक्यूरेट अमाउंट, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, फिर भी ये जो खून में शुगर उसको सेल्स में भेजेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है इन दोनों ड्रग्स में, ठीक है। अब इन दोनों ड्रग्स में फ़र्क क्या है, ये ड्रग हमारे पास ग्लिनाइड जो है ये जो बॉडी में होती है, बॉडी में कम टाइम के लिए काम करती है, ठीक है, जबकि सल्फोनाइल यूरियास जो होती है बॉडी में लंबे अरसे के लिए काम करती है, यानी कि 12 से 24 घंटे, और इसका असर तकरीबन 6 से यानी कि कम घंटे होगा ग्लिनाइड का, ठीक है, और सल्फोनाइल यूरियास का आधा अरसे के लिए बॉडी में रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपने खाना स्किप कर दिया है, खाना नहीं खाया है, ठीक है, जब खाना नहीं खाया तो बेसिकली आपकी शुगर जो होगी बॉडी में वो एक एक्यूरेट अमाउंट में होगी, फिर हम उसमें कम होगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगी ना, क्योंकि आपने खाना नहीं स्किप कर दिया, ठीक है। अगर खाना नहीं खाया या फिर आपने और खाना नहीं खाया, एक्सरसाइज कर लिया आपने, एक्सरसाइज काफ़ी टाइम मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और तब इस तरीके से क्या हो गया, मसल्स यूज़ कर रहे हैं खून में ग्लूकोज को, तो खून में ऑलरेडी ही ग्लूकोज जो है एक सही अमाउंट में, ठीक है, और ऊपर से दवाई भी काम करे जा रही है, तो इस तरीके से भी क्या होता है, इसमें हाइपोग्लाइसेमिक का बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। एक तो आपने खाना भी स्किप कर लिया, ऊपर से एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किए जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर लो हो सकती है इनसे। नेक्स्ट हमारे पास है बिगोनाइड अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। पहले हम डिस्कस करेंगे बिगोनाइड को, ठीक है। अच्छा, बिगोनाइड में हमारे पास आता है मेटफॉर्मिन, ठीक है। बिगोनाइड में क्या आता है, मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन को आप यूज़ करें तो मेटफॉर्मिन हमारे पास जो है ड्रग बेसिकली वो इंटेस्टाइन में और स्टमक में बहुत बड़ी हलचल पैदा करता है। किस तरीके से पैदा करता है, देखें, वो मेटफॉर्मिन लिया आपने, ठीक है, बिगोनाइड की बात करें, मेटफॉर्मिन लिया आपने, बिगोनाइड के अंदर आता है मेटफॉर्मिन, ठीक है, आपने मेटफॉर्मिन लिया तो क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में जाएगा, जब स्टमक में गया, सॉरी, स्टमक में जाके क्या करेगा, जो स्टमक की लाइनिंग के सेल्स हैं, ठीक है, स्टमक की दीवारों के सेल्स हैं, उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के काम को स्लो कर देगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल का पावर हाउस होता है, पावर हाउस होता है, जो कि क्या करता है, जो कि बेसिकली एनर्जी बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है, ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ही स्लो है, ठीक है, तो सेल जो होंगे स्टमक की लाइनिंग के सेल, दीवारों के सेल, स्टमक की दीवारों के सेल, वो सही से ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब उनको जिंदा रहना है ना, जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, वो सेल किस दूसरे रास्ता अपनाएंगे, वो रास्ता कौन सा होगा, वो ऑक्सीजन के बगैर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। अब उस रास्ते को हम कहते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सेल खुद को ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रख रहे होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस का यानी कि इस बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जो बनता है वो होता है लैक्टेट, ठीक है, ठीक है। अब लोकल लेवल पर यानी कि इसी जगह पर, यानी कि स्टमक की ही जगह पर, स्टमक की लाइनिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, ये बन रहा है लैक्टेट ना, तो लैक्टेट क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब लैक्टेट की अमाउंट बढ़ जाएगी तो तेजाबियत महसूस होगी, ठीक है, कि लैक्टिक एसिड तेजाब एक किस्म का, ठीक है, जो जब सेल बगैर ऑक्सीजन की हेल्प के खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, एक किस्म का तेजाब बनता है, ठीक है। और उस तेजाब की अमाउंट क्या हो गई, यहाँ पर ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, स्टमक से नर्व निकलेंगे और नर्व क्या करेंगे, दिमाग के पास जाके सिग्नल लेके जाएंगी, और हम फिर इसी वजह से क्या होता है, आपको जलन या भारी पेट या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था मेट्रोमिन के यूज़ करने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए इस जगह पर, क्योंकि जो सेल्स हैं यहाँ के वो क्या आ चुके हैं, स्ट्रेस में आ चुके हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के देखिए, आप समझ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ये स्लो करे तो ये बहुत ही बुरी बात हो, नहीं, ये बुरी बात नहीं है। देखिए, मेटफॉर्मिन बिगोनाइड के अंडर आता है, ठीक है। अब मेटफॉर्मिन का बहुत ही यही इंपॉर्टेंट काम है कि क्या करे, माइटोकॉन्ड्रिया को स्लो करे। अब लिवर के सेल्स में जाके वही काम करे कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्लो करेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया को स्लो करता है लिवर के सेल्स में जाके, तो लिवर की ग्लूकोज बनाने की एबिलिटी वो क्या हो गई, पहले से भी कम हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं आती, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया को स्लो करना कोई बुरा नहीं है, बल्कि ये लिवर के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं आएगी।
जैसे कि मैंने कहा कि मेट्रोमिन स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को डिस्टर्ब करता है। अब इंटेस्टाइन को किस तरीके से, यानी कि इंटेस्टाइन में क्या एक्ट करता है, देखें। हमारे पास, हमारा ये ख्याल था कि सेरोटोनिन जो हमारे पास है वो हमारे पास ब्रेन में, ऐसा नहीं है। सेरोटोनिन जो है हमारे पास, ये हार्मोन है, इसका 90% हिस्सा हमारे गट यानी कि इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब हमारे पास मेट्रोमिन क्या करती है, ये इंटेस्टाइन में सेरोटोनिन के लेवल को क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। जब सेरोटोनिन यानी कि 5-HT का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो होगा क्या, हमारे पास जो इंटेस्टाइन्स होगी उनकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हमारे पास खाना जो होगा सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जो न्यूट्रिएंट यहाँ एब्जॉर्ब होनी थी खून में वो सही तरीके से जज्ब नहीं हो पाएंगे, इंटेस्टाइन में ही रह जाएंगे, ठीक है। और पानी भी जज्ब होना था खून में, ठीक है, पानी भी से जज्ब नहीं हो पाया, इसलिए क्या होता है, अक्सर मेट्रोमिन के इस्तेमाल से क्या हो सकता है, डायरिया यानी कि लूज मोशन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ब्लॉटिंग हो सकती है, क्रैम्प्स, ऐसे लगता है कि पेट में मरोड़ उठ रही है, ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, के अंडर आता है हमारे पास अकारबोस, ठीक है। तो अगर हम बात करें अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या करती हैं, देखिए किस तरीके से काम करती है। हमारे पास, हमारे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास अल्फा ग्लूकोसिडेज है, ठीक है। अब जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कुछ हमने खाया है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उनको तोड़ता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ताकि क्या हो जाए, वो ग्लूकोज खून में शामिल हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे पास अकारबोस यानी कि जो इसके अंदर ड्रग आते हैं वो क्या करते हैं, वो उस एंजाइम को यानी कि अल्फा ग्लूकोसिडेज को ब्लॉक कर देते हैं। और जब अल्फा ग्लूकोसिडेज ब्लॉक हो गया तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपने खाए हैं, ठीक है, वो जब एंजाइम ही ब्लॉक है तो हमारे पास वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्ट नहीं हुए, टूटे फूटे नहीं, वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, डायरेक्टली वैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को कैसा मिलेगा, खाना बड़े बड़े पीसेस में मिलेगा, बड़े बड़े पीसेस से, स्मॉल पीसेस नहीं हुए उसके, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन से बेसिकली क्या है, बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ काउंटिंग में क्या है, हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ने देखा कि खाना ऐसे ही आ चुका बड़े टुकड़ों में, तो क्या करेंगे, वो खाने को तोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जब वो खाने को तोड़ेंगे, शुगर बनाने के लिए तोड़ेंगे, तो बेसिकली बदले में कुछ गैसेस रिलीज होंगी, यानी कि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, तोड़ के शुगर बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, क्या करें, फर्मेंटेशन। और बदले में क्या निकाल रहे हैं, कुछ गैसेस, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसेस निकलेंगी। और ये गैसेस क्या होंगी, ये गैसेस बेसिकली जब गैसेस निकल रही हैं तो इन गैसेस की वजह से क्या होता है कि ना, जो बंदा होगा उसको ब्लॉटिंग महसूस हो सकती है, ठीक है, अजीब सी कैफियत, पेट फूल सकता है, ये पेट में दर्द हो सकता है, फिर अजीब सी कंडीशन, यानी कि उसको गैस वाली शिकायत हो रही है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं जो अकारबोस होती है ना, ठीक है, अकारबोस जो पर्सन यानी कि इस्तेमाल कर रहा है वो क्या करे, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का खाना क्या कर दे, उनको खाना बंद कर दे, बहुत ही कम कर दे, ताकि जो बैक्टीरिया हैं उनको फर्मेंटेशन करने का मौका जो होगा, वो अगर कम खाना होगा तो कम ही करेंगी, और इस तरीके से कम गैसेस प्रोड्यूस होंगे। जब कम गैसेस प्रोड्यूस होंगे तो साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये हो गया इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो है वेट गेन है, यानी कि वजन का बढ़ना। वजन किस तरीके से बढ़ता है, देखिए, सल्फोनाइल यूरियाज की बात करें और ग्लिनाइड की बात करें, दोनों बेसिकली इंसुलिन सेक्रेटरी ग्लूकोज हैं, एक ही कैटेगरी के अंडर आ रही हैं, बस दोनों में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का फर्क है, यानी कि कितनी देर तक काम करेंगी बॉडी में। दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज और ग्लिनाइड, देखिए इन दोनों की बात करें तो बेसिकली क्या करती हैं, बीटा सेल को मजबूर करती हैं कि वो क्या करें, इंसुलिन निकालें, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, बेसिकली इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी कि क्या करता है, ये बेसिकली स्टोरेज तरीके से, यानी कि खून में, अब ये दोनों इंसुलिन निकलवा लिए हैं, ठीक है, चाहे खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल ही क्यों ना हो, वो क्या करेंगी, वो जो खून में ग्लूकोज पड़ी हुई है थोड़ी बहुत जो नॉर्मल है, उसको भी क्या करेंगी, बॉडी के सेल्स के अंदर भेजेंगी, ठीक है। तो जब खून के अंदर ग्लूकोज का जो अमाउंट होना चाहिए था वो ग्लूकोज का अमाउंट नहीं है, तो क्या होगा, सिग्नल जाता है एक ब्रेन तक, ठीक है। और सिग्नल जाएगा तो क्या होता है, अब वो ब्रेन का वो सेंटर एक्टिवेट होगा जो कि हमारे पास हंगर सेंटर है, यानी कि भूख वाला सेंटर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे पास सल्फोनाइल यूरियाज और ग्लिनाइड के इस्तेमाल से क्या होता है, पर्सन को सैटिस्फैक्शन यानी कि भूख फील होगी, ठीक है, यानी कि उसको जब भूख फील होगी तो खाना खाएगा, जब वो खाना खाएगा तो बेसिकली क्या होगा, उसका वेट गेन होगा अल्टीमेटली। इसके बाद ड्रग लिखा हुआ है थायज़ोलिडीनिडियोन्स, ठीक है। अब ये जो ड्रग हमारे पास है क्या करते हैं, हमारे पास ये बॉडी में क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को रोक के रखते हैं। जब बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर रुकेगा तो क्या होगा, खून का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, एक चीज़ ये करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या करते हैं कि बॉडी में नए फैट सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कि सॉल्ट और वाटर को रोक के रख रहे हैं, इससे खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और क्या कर रहे हैं, न्यू फैट सेल बना रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बेसिकली क्या करते हैं, वेट गेन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ये हो गया। अनदर वन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मेगोनाइट का हमारे पास, यानी कि मेट्रोमिन की अगर बात करें, मेगोनाइट के अंडर ही आता है मेट्रोमिन, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो कि नौसिया, ठीक है। नौसिया क्यों हो रहा है हमारे पास, जैसे बात की कि सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। जब स्टमक में इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो गया, तो इंटेस्टाइन से ही नर्व जा रही होती है, वो नर्व जाती है डायरेक्ट दिमाग के पास, नर्व को कहते हैं वेगस नर्व, ठीक है। और ये वेगस नर्व सिग्नल कौन सा लेके जाएगी, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ सेरोटोनिन, ये सिग्नल दिमाग तक लेके जाएगी डिस्ट्रेस का सिग्नल, यानी कि परेशानी का सिग्नल। दैट्स वाई आपको जो
होती है नॉज यानी कि उल्टी वाली कैफियत महसूस होती है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो मेट्फॉर्मिन होती है उसको अक्सर क्या कहते हैं कि खाने के बाद लें फ़ौरन, क्योंकि जब खाने के बाद लेंगे तो स्टमक में खाना होगा ना, फ़ौरन फ़ौरन ले रहे हैं स्टमक खाने के बाद, तो इससे क्या होता है स्टमक की लाइनिंग से कम टच होता है, ठीक है। और फिर एकदम से जो इंटेस्टाइन में गया एकदम से नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसकी एकदम से स्पाइक नहीं बनती है कि नहीं कि एकदम से तेज़ी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं खाने के फ़ौरन बाद लेना चाहिए इसको, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बिगोनाइट जो हमारे पास है, ठीक है, ये पता चला है रिसर्च से कि हमारे जब स्टमक और इंटेस्टाइन पे काम करते हैं तो स्टमक और इंटेस्टाइन जो होते हैं कुछ एक ख़ास किस्म की प्रोटीन निकालते हैं, उनका नाम है GDF15। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन कहाँ से निकलती है, जब बिगोनाइट यानी कि मेट्फॉर्मिन ने काम किया स्टमक पे और इंटेस्टाइन पे काम किया तो वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन निकालेंगे GDF15। अब ये प्रोटीन क्या करेगी, खून के ज़रिए जाएगी दिमाग के उस हिस्से तक जो कि वो हिस्सा जो कि क्या करता है नौजिया यानी कि उल्टी वाली कैफियत को और उल्टी को नौजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एरिया पोस्ट्रीमा वहाँ जाएगी, एरिया पोस्ट्रीमा कौन सा हिस्सा जो कि ब्रेन में जो कि वॉमिटिंग और नौजिया को कंट्रोल करता है, तो उस हिस्से को एक्टिवेट कर दिया। जब उस हिस्से को एक्टिवेट किया तो अब क्या महसूस होगा, अब ये हिस्सा समझेगा हमारे पास हमारे बॉडी में ऐसी चीज़ इंटर हो चुकी है जो कि नहीं आनी चाहिए थी। तो बेसिकली आपको कंटिन्यूसली सिग्नल मिल रहा होगा नौजिया वाला, उल्टी वाली कैफियत का, या कभी कभी वॉमिटिंग हो भी जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि आपकी भूख मर जाती है, क्योंकि अब क्या लग रहा है इसको, इस हिस्से को लग रहा है कि बॉडी में कोई गलत चीज़ आ चुकी है, उसको बाहर निकालना चाहिए उल्टी के जरिए। जब उल्टी करेंगे तो बेसिकली रिफ्लेक्स होगा और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और भूख मर गई, ठीक है, क्योंकि बॉडी में गलत चीज़ आ चुकी है, तो बेसिकली भूख मर जाती है हमारे पास। और क्या होता है कि उल्टी और नौजिया वाली कैफियत हो रही होती है पर्सन की। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ठीक है। वो दवाइयाँ जो कि खून में शुगर को कम करती हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा रिस्क क्या है कि वो क्या करती हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो हम थाइजोलिडोन की बात करें, ठीक है, तो ये दवाइयाँ बेसिकली क्या करती हैं, अगर कोई पर्सन इस्तेमाल कर रहा है शुगर के कंट्रोल के लिए, ठीक है, तो ऊपर से उसका हार्ट भी कमज़ोर है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं दवाइयाँ, बात की हमने कि स्टमक सॉरी बॉडी में क्या करती हैं, सॉल्ट एंड वाटर को रोक के रखती हैं। जब बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर रुक रहा है तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब खून का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हार्ट पर क्या पड़ेगा, हार्ट पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसी का अगर हार्ट वीक है तो उसके हार्ट के लिए फायदेमंद चीज़ तो नहीं है कि उसके हार्ट पर बोझ बढ़ गया, ठीक है। तो ये बात नुकसानदेह, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ वी शुड डिस्कस द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज सल्फोनाइल यूरियास। अब इस लफ्ज़ का हम ब्रेक डाउन करते हैं। सल्फोनाइल यानी कि अब सल्फर को कंबाइन किया गया ऑक्सीजन के साथ, यूरियास यानी कि यूरिया, ये वही स्ट्रक्चरल केमिकल जो कि बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है। यूरिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों को मिलाया गया लैब में तो हमारे पास एक नई चीज़ बनी, इसको हमने क्या कहा, सल्फोनाइल यूरियास। तो हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन। सारी मेडिसिन क्या करती हैं, पेनक्रियाज के बीटा सेल को पुश करती हैं, मजबूर करती हैं कि वो क्या करें, इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ाए, ठीक है। लेकिन उन सबका क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि कोई 5 घंटे के लिए, कोई 6, फॉर एग्जाम्पल कोई इतने घंटे के लिए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, एडवर्स इफेक्ट डिफरेंट होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, ठीक है। लेकिन सारी ड्रग जो एक ही काम कर रही हैं वो सारी किसकी कैटेगरी में आ रही हैं, सल्फोनाइल यूरियास की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे लिखा हुआ है दीज एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज इंसुलिन secretagogues because they promote insulin release from the beta cell of the pancreas. These agents are classified as insulin secretagogues because they promote insulin release from the beta cell of the pancreas. लव secretagogues का मतलब क्या है, यानी कि वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की क्या करे, सिक्रीशन को बढ़ाए। यानी कि यहाँ पर मतलब क्या है, यानी कि ये जो ड्रग है हमारे पास इंसुलिन secretagogues, ये जाकर क्या करिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल की इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है secretagogues, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये ड्रग्स हैं इनका काम करने का तरीका सेम है, लेकिन हम इनको दो बोल सकते हैं कि मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक है सल्फोनाइल यूरियास और एक है ग्लेनाइड, ठीक है। दोनों एक ही तरीके से काम करें कि दोनों बीटा सेल को मजबूर करेंगे क्या करें, ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करें, लेकिन दोनों में मेजर फ़र्क है। सल्फोनाइल यूरियास जो है पुरानी पुरानी दवाइयाँ हैं, पुराने वक्त की दवाइयाँ, ये लॉन्ग एक्टिंग थी, यानी कि 12 से 24 घंटे बॉडी में रहती थी, और इनमें बहुत बड़ा खतरा होता था कि क्या करें, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेंगे, खून में शुगर को लो कर सकती थी, क्योंकि 12 से 24 घंटे जब रह रही है खून में तो चाहे आपकी बॉडी को ज़रूरत हो या ना हो, ठीक है, खून में नॉर्मल शुगर को भी क्या करिए, सेल के अंदर लेके जाती थी, ठीक है। तो इनमें हाइपोग्लाइसीमिया का बहुत बड़ा रिस्क था, ठीक है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू ग्लिनाइड भी वही काम करिए, बीटा सेल को मजबूर करिए कि वो इंसुलिन निकाले, लेकिन ये आजकल के वक्तों की दवाई यानी कि न्यू मेडिसिन हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग है, यानी कि ये बोल सकते हैं हम एज़ कम्पेयर टू ये 12 से 24 आवर काम करती है, बहुत ही कम वक्त के लिए बॉडी में काम करती हैं। तो इसलिए खाने के बाद की जो खाने के बाद जो बोलस हमारे पास इंसुलिन नीड होती है तो उस ज़रूरत को पूरा करती हैं ये ग्लिनाइड, ठीक है। लेकिन दोनों में खतरा, यानी कि चाहे सल्फोनाइल यूरिया हो चाहे ग्लिनाइड हो, दोनों में खतरा किसका है, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा है, लेकिन ज़्यादा खतरा किस में, सल्फोनाइल यूरियास में, ठीक है।
The primary drugs used today are the second generation drugs glyburide, glipizide and glimepiride. ये तीनों ड्रग हमारे पास ग्लाइबोराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पिराइड, ये तीनों क्या है हमारे पास सल्फेनाइल यूरियाज के अंडर आते हैं, लेकिन ये कौन सी जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के। फर्स्ट जनरेशन के ड्रग अलग हैं। यानी कि सल्फेनाइल यूरियाज की खास बात क्या है कि ये ड्रग जो होते हैं इनमें ज़्यादातर ड्रग क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि बॉडी में काफ़ी टाइम के लिए रहेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ होगी इन ड्रग की खास बात। सेकंड चीज़ क्या होगी कि इनमें सल्फर का होना लाजमी, इसलिए तुम कह रहे हैं सल्फेनाइल यूरिया, सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, यूरिया भी होगा, यानी कि इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों ड्रग क्या है, सेकंड जनरेशन सल्फेनाइल यूरियास, यानी कि जो पहली जनरेशन थी उसमें क्या थे, ड्रग पुराने वक्तों के थे, फिर उसमें तब्दीली की गई, उसी के स्ट्रक्चर में क्या की, तब्दीली की गई, बेहतर किया गया उनको, और ये तीन ड्रग बनाए गए। ठीक है, अब इन तीन ड्रग की खास बात क्या है, अगर हम बात करें पहले ग्लिपिनाइड की बात करें तो हमारे पास ग्लिपिजाइड जो ड्रग है हमारे पास, इसका जो असर होता है बॉडी में जल्दी से शुरू होता है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए खाने के बाद जो शुगर होती है, यानी कि जो मील टाइम शुगर होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि खून में कम देर के लिए रहेगी और निकल जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो इससे खून में शुगर लो होने का बहुत ही कम रिस्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ग्लाइबोराइड की बात करें, ठीक है, तो ये जो ड्रग है हमारे पास ये काफ़ी देर बॉडी में रहती है। ठीक है, ये निकलती भी किसके ज़रिए, किडनी के ज़रिए निकलती है, इसलिए अगर किसी पर्सन की किडनी ख़राब है, गुर्दों का मसला है, तो उसको हरगिज़ ये ड्रग नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे ग्लिम्पिराइड, हमारे पास जो ग्लिम्पिराइड है ये बहुत पोटेंट है, बहुत ही ताकतवर ड्रग है। अगर हम कंपेयर करें दोनों ड्रग से तो बहुत ही ताकतवर ड्रग ग्लिम्पिराइड है। ठीक है, अच्छा, ये दिन में सिर्फ एक ही बार लेनी पड़ती है, यानी कि इसका असर इतने लंबे टाइम के लिए रहता है। ठीक है, और दिल के मरीजों के लिए भी ये सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू दीज टू ड्रग्स। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क तीनों में होगा। ठीक है, इसमें कम है क्योंकि जल्दी बॉडी से निकल रही है, लेकिन होगा तो तीनों में, क्योंकि तीनों क्या करी है, इंसुलिन को निकालने में मजबूर करी है। ठीक है, तो अगर आपने खाना नहीं खाया, आपके खून में शुगर है, तो फिर भी क्या करेगी, जो शुगर बची कुछ होगी उसको सेल्स में भेजेगी। ठीक है, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है इन तीनों ड्रग से। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा है मैकेनिज्म एक्शन, यानी कि किस तरीके से ये काम करती है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड्स द स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज बाय ब्लॉकिंग द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स रिजल्टिंग इन डीपोलराइजेशन एंड कैल्शियम इनफ्लक्स। तो यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि काम करने का तरीका, हमारे पास जो ये दवाइयाँ हैं किस तरीके से काम करती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मरीज़ को सल्फेनाइल यूरियाज दिया, ठीक है, सल्फेनाइल यूरियाज यानी कि ग्लिम्पिराइड दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो जो उस मरीज़ के बीटा सेल्स होंगे ना, उन बीटा सेल के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। बीटा सेल हमारे पास ये पेनक्रियास है, बीटा सेल को मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब बीटा सेल को मैंने बड़ा कर दिया, बीटा सेल की सरफेस पर क्या होते हैं, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम के चैनल होते हैं। आमतौर से क्या होता है, पोटेशियम जो होता है बीटा सेल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बाहर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन अब सल्फेनाइल यूरिया क्या करेंगे, इस पोटेशियम चैनल को, फॉर एग्जाम्पल ये चैनल था हमारे पास, ये रहा, मैं इसको ब्लू से शो करती हूँ, ये रहा। ठीक है, ये चैनल था पोटेशियम चैनल, तो क्या करेंगे सल्फेनाइल यूरियाज क्या करेंगे, इस चैनल को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। सल्फेनाइल यूरिया यहाँ पर आया और इस चैनल को ब्लॉक कर दिया। जब भी ब्लॉक हो गया तो पोटेशियम जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। और पोटेशियम बाहर निकल नहीं पा रहा मतलब क्या, पोटेशियम जो होगा अंदर बढ़ जाएगा, यानी कि पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर का जो बिजली हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल बदल जाएगा। ठीक है, इसी हम चेंज को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, यानी कि हमारे पास पोटेशियम बाहर नहीं निकल पा रहा, अंदर ही पॉजिटिविटी बढ़ गई, क्योंकि चैनल क्या हो गया, बंद हो गया। वरना वरना तो क्या हो रहा था हमारे पास कि पोटेशियम अंदर क्या है, ज़्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, आमतौर से क्या होता है कि पोटेशियम जो होता है अंदर ज़्यादा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से कम इलाके की तरफ जाना पसंद करते हैं, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, इस चैनल के थ्रू बाहर जाता है, क्योंकि बाहर क्या होता है, कम होता है। लेकिन अब ये चैनल ही बंद है तो अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, अंदर इंक्रीज हो जाएगी। अब एक वक्त आएगा कि बीटा सेल के अंदर पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो उसके बाद क्या होगा, इस वोल्टेज को, इस करंट को कौन महसूस करेगा, सेल महसूस करेगा, और क्या होगा, हमारे पास एक और गेट खुल जाएगा जिसको हम कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। यानी कि इसने क्या महसूस किया, सेल के अंदर पॉजिटिविटी को महसूस किया कि एक हद से ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई, पोटेशियम चैनल इंक्रीज हो गया, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम चैनल क्लोज है, तो अब क्या खुल जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल खुल जाएगा। अंदर क्या है, अंदर सिर्फ पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है, कैल्शियम ना होने के बराबर है, और बाहर क्या है, कैल्शियम ज़्यादा। जैसे ही ये सेंसिटिव चैनल खुला, यानी कि इसने सेंस किया और ये गेट खुल गया कैल्शियम को सेंस करने वाला, तो क्या होगा, फ़ौरन से जो कैल्शियम बाहर था वो हज़ारों की काउंटिंग में अंदर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अंदर क्या हो जाएगा, एकदम से कैल्शियम की तादाद बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, यही कैल्शियम जो अंदर आ रहा है ये एक सिग्नल का काम करेगा बीटा सेल के अंदर, कि बीटा सेल के अंदर जो वेसिकल्स यानी कि थैलियाँ पड़ी, थैलियों में क्या था, इंसुलिन था। ठीक है, तो हमारे पास ये थैली को क्या करेगा, जैसे जैसे कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम क्या कर रहा है, ये इन थैली को धक्का दे रहा है मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, दीवार की तरफ धक्का दे रहा है,
फिर क्या होगा हमारे पास, इसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी कि थैलियाँ दीवार के करीब आई और क्या हो गई इस तरीके से, जैसे कि हमने पढ़ा है सब हमने कि अब ये थैलियाँ क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंसुलिन खून में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दीवार थैलियाँ जो होंगी चिपकेंगी दीवार के साथ, तो क्या होगा हमारे पास थैलियाँ फ्यूज़ जाएंगी एक तरीके से फ्यूज़, और इंसुलिन कहाँ चला जाएगा, खून में। ठीक है, अब देखें कैल्शियम का अंदर आना इनफ्लक्स कहलाता है, और इन थैलियों का कोई चीज़ बाहर जा रही है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रिडक्शन इन हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। देखिए अब ये जो बात लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि बॉडी का कोई भी सिस्टम क्या होता है 100% ऑफ नहीं होता है। जैसे कि हम अगर हम बात करें, अगर हम ये बोलें कि जब खाना खा रहे हैं तो आपके बीटा सेल इंसुलिन निकाल रहे हैं, तो लीवर का सिस्टम यानी कि लीवर शुगर जो बनाता है उसमें स्टोर करके रखी हुई होती है उसको बिल्कुल बंद कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ना होने के बराबर, यानी कि बहुत ही स्लो कर देगा प्रोसेस को, लेकिन बंद नहीं करेगा, 100% शट डाउन नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास बीटा सेल है। ठीक है, अब बीटा हमारे पास पैनक्रियास है बीटा सेल। ठीक है, अब बीटा सेल में आपके खून में क्या होता है कि शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। आपने खाना खाया, आपके खून में शुगर का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने खाना नहीं खाया यानी कि आप भूखे हैं या फिर अभी खाने के 3-4 घंटे गुजर चुके हैं, तो खून में शुगर का लेवल थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो खाना खाने के बाद था। ठीक है, तो बीटा सेल के इंसुलिन निकालने का प्रोसेस भी डिपेंड करता है कि खून में शुगर कितनी है। अगर खून में शुगर ज़्यादा है तो बीटा सेल भी क्या करेंगे, इंसुलिन ज़्यादा निकालेंगे ताकि उस जो खून में शुगर है उसको एक नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकें। ठीक है, लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया या फिर आप 2-4 घंटे गुजर चुके हैं खाना खाए हुए, तो आपके खून में शुगर का लेवल नॉर्मल है, तो बीटा सेल भी क्या निकाल रहे होंगे, इंसुलिन कम कम निकाल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि खाने में क्या है, सॉरी खून में क्या है, शुगर कम है। ठीक है, तो नीड नहीं है कि शुगर को क्या सेल्स में धकेला जाए। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन होता है यानी कि बीटा सेल की तरफ से जो इंसुलिन निकल रही है अंदर से, ये इंसुलिन क्या करती है, लीवर को भी सिग्नल देती है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन निकल रही है। ठीक है, तो खाना खाया आपने, खाना के फॉर्म क्या हो रही है, आपकी इंसुलिन बीटा सेल से ज़्यादा निकल रही है, इसको हम कहते हैं बोलस इंसुलिन। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, लीवर को भी सिग्नल दे रही है कि क्या करो, तुम खामोश हो जाओ, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इंसुलिन निकाल रहा हूँ और खून में शुगर वैसे ही ऑलरेडी हाई है, तुम क्या करो, खामोश हो जाओ, यानी कि अपना सिस्टम को थोड़ा कम कर दो, बहुत ही कम कर दो। यानी कि अब तुम ग्लूकोज निकाल रहे हो, जो तुमने स्टोर करके रखा हुआ है उसको बहुत ही हल्का हल्का निकालो, यानी कि ना होने के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ, आप भूखे हैं या 2-4 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब इंसुलिन क्या निकल रही है, कम निकल रही है। अब ये कम इंसुलिन क्या करेगी, ये भी लीवर को सिग्नल दे रही है कि क्या है, कि लीवर समझेगा आप खून में क्या है, कि इस पर हल्की हल्की इंसुलिन आ रही है, समझ जाएगा क्या है, खून में शुगर कम है, तो ये क्या करेगा, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में क्या करेगा, शुगर को निकालेगा खून में। ठीक है, अगर बीटा सेल ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करे तो लीवर क्या करता है, लीवर कम। ठीक है, या अपोजिट है, अब ये कम कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ज़्यादा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद लिखा हुआ है एंड इंक्रीज इन पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी। पेरिफेरल का मतलब होता है कि बाहर का हिस्सा, यानी कि सेंटर से, बॉडी के सेंटर जो कि लीवर है उससे दूर का हिस्सा। ठीक है, अगर हम बात करें, हम डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए हमारे पास बॉडी का सेंटर वैसे भी क्या होता है, बॉडी का सेंटर होता है लीवर, क्योंकि लीवर जो होता है बॉडी में एक वक्त में क्या करें, 500 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, 500 से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर ये काम करना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, बॉडी का सिस्टम क्रश हो जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगी बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास लीवर को बॉडी का सेंटर कहते हैं, मेन सेंटर। तो बॉडी का सेंटर क्या है, लीवर। अब इससे दूर हमारे पास पेरिफेरल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, मसल्स और फैट सेल। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, शुगर को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, शुगर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया क्या है कि हमारे पास क्या करेगा, इन मसल सेल की और फैट सेल की सेंसिटिविटी, यानी कि इनको सेंसिबल बना देगा, क्या करें कि खून में जो शुगर है उसको अपने अंदर ले सकें, खींच सकें। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने मिस कर दिया पीछे के रिडक्शन इन हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखें इस पॉइंट का ताल्लुक क्या है सल्फोनाइल यूरियाज से। सल्फोनाइल यूरियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करते हैं कि वो क्या करें, इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ाए। ठीक है, तो जब पैनक्रियाज के बीटा सेल के मजबूर होंगे, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, इंसुलिन क्या होगी, खून में ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा इंसुलिन क्या करेगी, लीवर को सिग्नल देगी कि वो क्या करे, खामोश हो जाए, कि उसने स्टोर करके रखी हुई ग्लूकोज उसको कम कम खून में भेजे, बहुत ही ना होने के बराबर भेजे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, जब लीवर बहुत कम भेज रहा है खून में ग्लूकोज, तो क्या हो जाएगी, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, शुगर अब ज़्यादा नहीं होगी खून में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझसे मिस हो गया। ठीक है, अब आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए इसको समझने के लिए, सेंसिटिविटी को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए हमारे पास एक होता है डिपेंडेंट पाथवे, एक होता है इनडिपेंडेंट पाथवे। अगर आप वर्जिश करें, कहते हैं ना कि खाने के बाद वर्जिश करें, 5 मिनट वर्जिश कर लें, इससे क्या होता है कि मसल सेल जो होते हैं वो इंसुलिन की हेल्प के बगैर ही क्या कर लेंगे, मसल सेल ये इंसुलिन की हेल्प के बगैर ही क्या कर लेगा, खून से शुगर को खींच लेगा। ठीक है, और शुगर को क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। तो आप 5-10 मिनट अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपके खून में शुगर का लेवल जो एकदम हाई था खाना खाने के बाद, वो सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए ज़रूरी है कि 5-10 मिनट आप क्या करें, खाने के बाद वॉक करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर रहे, आप सोए हुए, आप यानी कि मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, मसल्स का यूज़ नहीं हो रहा सोने वाली कंडीशन में या फिर बैठने वाली कंडीशन में, तो क्या होगा, तो आपके जो मसल सेल हैं और फैट सेल हैं, इनको भी ज़रूरत होगी, किसकी ज़रूरत होगी, इंसुलिन की ज़रूरत होगी, ठीक है। अपने अंदर ग्लूकोज को भेजने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, इंसुलिन की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट पाथवे। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट पाथवे। और जिस पाथवे में वो बगैर इंसुलिन की हेल्प के ग्लूकोज को अपने अंदर ले रहा था, उसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट पाथवे। देखिए, इंडिपेंडेंट पाथवे में होता है कि हमारे पास के सेल के अंदर क्या होता है, बॉडी के सेल्स के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा, ठीक है। और एंजाइम एएमपी के एंजाइम होते हैं वो बढ़ेगा, और वो एएमपी के एंजाइम क्या करेगा, वो हेल्प करेगा कि खून में शुगर जो है इसको खींच लेगा सेल के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मसल सेल क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो कि सल्फोनाइल यूरियास करते हैं कि हमारे पास ये बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। और बॉडी के सेल पे क्या होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो उस इंसुलिन के रिसेप्टर की केमिस्ट्री को, यानी कि इंसुलिन के रिसेप्टर की शेप को थोड़ा चेंज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो इंसुलिन है वो सही तरीके से बॉडी के सेल्स पर आके फिट हो सके, ठीक है। तो उनकी केमिस्ट्री को, रिसेप्टर की केमिस्ट्री को चेंज कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा, यानी कि उसको प्रॉपर शेप दे देगा, हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास क्या करते हैं, हमारे पास कि रिसेप्टर की काउंटिंग को, बॉडी के सेल्स पर रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो उन रिसेप्टर्स की काउंटिंग को बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल पर फॉर एग्जाम्पल 5 रिसेप्टर है, ठीक है, तो अब 7, 8, 9 हो जाएंगे। क्यों, किस तरीके से करेगा, देखें हमारे बॉडी में सेल्स क्या करते हैं कि पुराने रिसेप्टर जो हैं वो पुराने हो गए, अब उनको क्या करेगा, अंदर लेके चले जाएगा, बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, अंदर। इसको हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन, ठीक है, ये करता है, यानी कि पुराने रिसेप्टर को अंदर लेके चले जाएगा, खत्म कर देगा। लेकिन हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्लो करते हैं, बहुत ही स्लो, यानी कि पुराने रिसेप्टर जो हैं वो अंदर नहीं जा रहे बल्कि अपने सरफेस पर ही रह रहे हैं, और नए रिसेप्टर भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, रिसेप्टर बढ़ गए, ठीक है, और ऊपर से रिसेप्टर की शक्ल को भी सही कर रहा है। तो क्या होगा, अब ज़्यादा इंसुलिन लगेगी सेल्स के ऊपर, ज़्यादा लग रही है इंसुलिन, तो क्या होगा, अंदर जो सिग्नल जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर जो हमारे पास शुगर जाने की वो है वो भी ज़्यादा जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड फेट। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है, यानी कि जो दवाई है, देखिए फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि जिसम ने क्या किया दवाई के साथ, किस तरीके से वो टूटी, किस तरीके से वो एक्सक्रीट होगी, ठीक है, और किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई बॉडी में, इस सब को हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। फेट मतलब क्या, यानी कि उसका अंजाम क्या हुआ, आखिरकार वो दवाई का हाल क्या हो गया, बॉडी में जब गई वो कहाँ से निकली, इस बात को हम डिस्कस करते हैं फेट में, ठीक है, उसकी हकीकत क्या है। लिखा है हमारे पास, गिवन ओरली दीज ड्रग्स बाइंड टू सीरम प्रोटीन्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर एंड आर एक्सक्रीटेड बाय द लीवर और किडनी। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रेंजेस फ्रॉम 12 to 24 आवर्स। पहला पॉइंट कि हम इसको क्या करते हैं, गिवन ओरली, इसको मुंह के जरिए लेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि इंसुलिन क्या था, हमारे पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था, तो अगर उसको मुंह के जरिए लेते थे तो क्या होता, हमारे स्टमक के एसिड उसको प्रोटीन समझ के क्या करते थे, हजम कर रहे थे। लेकिन हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए हम इसको ओरली ले सकते हैं और स्टमक एसिड से सेफ है, स्टमक एसिड इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, ठीक है। अच्छा, एक और बात हमने याद रखनी है कि इसका बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कि खून में गई सल्फोनाइल यूरियास, उसके बाद खून में जाके क्या होगा, हमारे खून में प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसके बाद जाके क्या कर लेगी, ये चिपक जाएगी। हमारे पास सल्फोनाइल यूरियास है, ब्लू वाली, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। अब क्या हो गया, चिपक गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास इससे एक स्टीडी स्टेट हो जाएगी। स्टीडी स्टेट मतलब कि धीरे धीरे ये जो हमारे पास चिपकी हुई है, ये स्लोली क्या हो रही है, रिलीज हो रही है खून में, स्लोली क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और ये स्लोली रिलीज हो रही है, तो ये बस ये स्लोली जो फ्री स्टेट हिस्सा है यही काम करेगा, क्या करेगा, यही काम करेगा, नहीं कि बीटा सेल के पास जाएगा और इसे मजबूर करेगा कि वो क्या करे, इंसुलिन निकाले, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे अलग हो रही है, इस कॉम्प्लेक्स से, इस एल्ब्यूमिन से धीरे धीरे अलग हो रही है, ठीक है। हम जानते हैं वैसे भी, जब हम कोई दवाई लेते हैं जो चिपकने वाली होती है एल्ब्यूमिन के हाथ, वो क्या करती है, वो चिपक जाती है और थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या होता है, खून में रिलीज होता रहता है। जो चिपका हुआ तो उसको हम कहते हैं बाउंड स्टेट, और जो अलग अलग है उसको हम कहते हैं फ्री स्टेट। और जो फ्री स्टेट हिस्सा है वही काम करता है, जो चिपका हुआ है वो थोड़ा काम करेगा, वो तो कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स बनने का फ़ायदा क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स बनने के दो बड़े फ़ायदे। एक फ़ायदा क्या है हमारे पास कि डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपने खाई और आपकी किडनी क्या करेगी, इसको किडनी हमारे पास क्या करे, इसको एक्सक्रीट कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और ये दवाई है, दोनों मिल गए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। बड़े मॉलिक्यूल को किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो आपके खून में काफ़ी देर रहेगी, ठीक है। एक फ़ायदा ये हो गया। सेकंड चीज़ क्या फ़ायदा हुआ इसका कि
हमारे पास इससे क्या होता है, सडन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। सडन हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने सल्फेनाइल यूरियास लिया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये चिपकी हुई है, ठीक है, इसका केमिस्ट्री ऐसी है कि चिपकेगी जाके। अगर ये नहीं चिपकती, अगर ये नहीं चिपकती इस प्रोटीन के साथ, तो क्या होता है हमारे पास, ये एकदम जितनी भी आपने ली एकदम से सारी जाती बीटा सेल के पास, और उसको क्या करती है, मजबूर कर दी, सारे बीटा सेल को, पेनक्रियाज के बीटा सेल को मजबूर करती है, क्योंकि क्या करें, इंसुलिन को खून में शामिल करें। तो एकदम से क्या होता है, ज़्यादा इंसुलिन निकलती है, क्योंकि मजबूर करती हैं दवाइयाँ, क्या करती हैं, बीटा सेल को मजबूर करती है। तो क्या होता है हमारे पास, एकदम से खून में इंसुलिन अमाउंट हाई हो जाती है। तो आप खून में जितनी भी शुगर होती है, चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना होती, वो क्या करती है, इंसुलिन, वो जो हाई इंसुलिन थी वो क्या करती, सेल्स के अंदर भेजती, क्या करती है, सेल्स के अंदर भेजती शुगर को, और शुगर को एकदम से लो करती, बहुत ही लो, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या करती है, स्लोली स्लोली रिलीज हो रही थी खून में, और स्लोली स्लोली जो रिलीज हो रही है खून में वही जा रही है बीटा सेल के पास। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा इसका फायदा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा खतरा भी होता है इस दवाई का। वो बहुत बड़ा खतरा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने क्या ली, कोई दवाइयाँ लेनी जो कि नहीं लेनी चाहिए थी इसके साथ, जैसे कि एस्पिरिन ले ली, फिर कोई और दवाई ले ली, तो वो दवाइयाँ क्या करती हैं, वो दवाइयाँ फ़ौरन से यहाँ पर आती हैं, ठीक है, वो भी चिपकने, उनकी केमिस्ट्री भी ऐसी है कि वो इस प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या करती हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का चिपकती हैं, ठीक है। तो वो फ़ौरन से आती हैं, तो वो क्या करती हैं, इस जो चिपकी हुई थी सल्फेनाइल यूरियास को धक्का देंगी और खुद चिपक जाएंगी यहाँ पर। तो सल्फेनाइल यूरियास क्या हो जाएंगी, खून में एकदम से फ्री स्टेट में हाई हो जाएंगी, यानी उनकी हाई स्टेट हो जाएगी फ्री। और वो सारी फ्री स्टेट, हम बात करें फ्री स्टेट काम करती है, तो सारी फ्री स्टेट कहाँ जाएगी, बीटा सेल के पास जाएगी और इंसुलिन निकालने में मजबूर करेगी। तो एकदम से क्या हो जाएगा, सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा खतरा है इनका, कि इनको कुछ दवाइयों के साथ नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनकी भी बाइंडिंग एफिनिटी, यानी कि मिलने की ताकत, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ मिलने की ताकत क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो उनके साथ इनको हरगिज़ यूज़ नहीं करते। मेरे पास ये प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, मैंने खून से इसको निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन की ऊपर चिपकने की जगहें मखसूस होती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी जगहें, हज़ारों जगहें, ठीक है। कुछ मखसूस जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास दवाइयाँ के चिपक जाती हैं, लेकिन हर दवाई नहीं चिपकती। अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल यूज़ कर ली, आप सल्फेनाइल यूरियास इस्तेमाल की हुई थी, पैरासीटामोल यूज़ कर ली, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही खून में होंगी, ठीक है, कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपने इस एस्पिरिन लिया, तो एस्पिरिन की बाइंडिंग एफिनिटी, यानी कि इससे मिलने की ताकत, इसके रिसेप्टर से मिलने की ताकत क्या है, ज़्यादा है। तो वो क्या करेगी, सल्फेनाइल यूरियास को धक्का देगी, खुद आके चिपक जाएगी, एस्पिरिन क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, ठीक है। अब एस्पिरिन चिपक जाएगी, तो हमारे पास देखें, अब ऐसा भी फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कर लिया, सल्फेनाइल यूरियास को आपने लिया था 2 घंटा पहले, ठीक है, और उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने क्या कर लिया, 2 घंटे के बाद आपने एस्पिरिन ले ली, ठीक है। तो आप समझेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं, लेकिन तब भी होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी सल्फेनाइल यूरियास क्या है, बॉडी में मौजूद है ना, तो यानी कि चिपकी हुई है रिसेप्टर से, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का चिपकी हुई है, ठीक है। तो अब भी क्या करेगी, एस्पिरिन आके धक्का देगी, तो वही कंडीशन सीवर हाइपोग्लाइसीमिया सडन हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमने कि इन दवाइयों को यूज़ नहीं करते ऐसी कंडीशन में, इनका कोई अल्टरनेट यूज़ करेंगे फिर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन हो गई कि एक दवाई अलग हो गई और एक दवाई की क्वांटिटी, ये सल्फेनाइल यूरियास की क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर हम, तो खून में एकदम से हाई हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि बॉडी भी चुपचाप रहेगी, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। सडन हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो सडन हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशंस होती हैं, वो जो सिम्टम्स होती है वो शो होंगे, और क्या होगा, हमारे पास हमारी बॉडी का जो लीवर है वो फ़ौरन से क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, और फ़ौरन तेज़ से क्या करना शुरू कर देगा, मेटाबोलाइज, यानी कि तोड़ना फोड़ना शुरू कर देगा। जो दवाई एकदम से हाई हो गई है खून में, ठीक है, सल्फेनाइल यूरियास एकदम से हाई हो गई है ना, तो लीवर क्या करेगा, उसको फ़ौरन फ़ौरन तोड़ना शुरू करेगा, मेटाबोलाइज करना शुरू करेगा। और किडनी क्या करेगी, किडनी उसको निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन की लीवर और किडनी क्या है, ऑलरेडी वीक है, तो मसला क्रिएट हो सकता है, ये भी कंडीशन है, ऊपर से ये भी वीक है, तो उसकी बॉडी में मसला क्रिएट हो सकता है। इन दोनों बातों में लीवर का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो चुकी है हाइपोग्लाइसीमिया वाली, ऊपर से उसका लीवर और जो किडनी है वो वक्त गुजरने के साथ क्या होते हैं, लीवर के एंजाइम स्लो हो जाते हैं, जैसे एज बढ़ती है लीवर के एंजाइम स्लो हो गए, तो इनके मेटाबोलाइजेशन जो दवाई की हो रही थी, ठीक है, वो भी स्लो होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है, किडनी की सफाई करने की एबिलिटी, खून को साफ करने की एबिलिटी वो भी कम हो जाती है, ठीक है, नहीं कि दवाई भी स्लो निकल रही होगी, ठीक है। तो अक्सर बड़ी एज के लोगों में दवाई की डोज को कम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी दवाई बॉडी में काफ़ी देर रहती है, क्योंकि उनके दोनों ये जो बेसिकली हैं, इनकी एबिलिटी कम, इनके बॉडी के ऑर्गन्स की बेसिकली एबिलिटी कम हो रही होती है,